गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से एक रेशम का जो कीट होता है वो अपने जीवन चक्र को पूरा करता है और अपने जीवन चक्र की किन किन अवस्थाओं से, किन किन स्टेजेस से वो गुज़रता है। तो उसमें हमने कोकून एक स्टेज पढ़ी थी जिसमें जो लार्वा होता है वो कई सारे शहतूत के पत्ते खा लेता है और शहतूत के पत्ते खाने के बाद वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपने शरीर को एक गोलाकार शेप देने लग जाता है और शहतूत के पत्ते खाने बंद कर देता है। तो उसे प्यूपा स्टेज कहते हैं। प्यूपा में धीरे धीरे जो रेशम कीट होता है वो विकसित होने लग जाता है और वो कोकून स्टेज बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो कीट होता है वो अपने चारों ओर प्रोटीन का तंतु निर्मित करता है और उसी से ही बाद में रेशम बनता है। तो हमने रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो कोकून अवस्था होती है रेशम कीट की, उससे और किस तरह से रेशम बनाया जाता है, जो सिल्क है वो किस तरह से इससे प्राप्त किया जाता है। अब देखिए क्या किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम कीट होते हैं इनको पाला जाता है और रेशम कीटों को पालने के लिए जैसा कि आपको पता है कि शहतूत के जो पेड़ होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। रेशम के जो लार्वा होते हैं, रेशम कीट के जो लार्वा होंगे वो शहतूत के पत्तों को ही भोजन के रूप में लेते हैं। इसीलिए तो सबसे ज़रूरी जो है वो है शहतूत के पेड़ होना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। इनकी जो कोकून अवस्था है इसमें क्या किया जाता है, जितने भी कोकून्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करके और रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब किस तरह से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशम कीट पालन की। कोई भी जो फीमेल रेशम कीट जो होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और इन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियाँ या कागज़ पर इकट्ठा करके रखा जाता है और जो रेशम कीट पालक जो होते हैं उन्हें बेचा जाता है। ये क्या करते हैं, किसान जो होते हैं या पालक जो होते हैं वो अंडों की स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, उचित ताप, आर्द्रता, अनुकूल स्थितियों के अंदर इनको रखते हैं और अंडों को क्या करते हैं, उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है, जिससे क्या होता है अंडों से लार्वा है वो जल्दी निकल जाते हैं। जब अंडों से जो कीड़े जैसी संरचना बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं लार्वा, या इसे कहा जाता है कैटरपिलर और इसे रेशम कीट भी कहते हैं। अब क्या किया जाता है, अगर हम बात करें रेशम कीट पालन की हम बात कर रहे हैं, तो जो रेशम कीट के जो अंडे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर रखा जाता है जिससे उनमें से कैटरपिलर है वो जल्दी निकले। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो अंडे होते हैं शहतूत के वृक्ष की जो नई पत्तियाँ होती हैं इन पर रखा जाता है, या फिर कोई बांस की ट्रे ले ली जाती है, इसमें कई सारे शहतूत के पत्ते रखे जाते हैं और इनके अंदर इन लार्वा को रखा जाता है। ये जो लार्वा या कैटरपिलर जो होते हैं ये दिन रात इन शहतूत के पत्तों को खाते हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा जो है वो शहतूत की ताज़ी करती पत्तियों को क्या किया जाता है, पत्तियों के साथ इनको बांस की ट्रे में रखा जाता है। 20-25 दिन के बाद ये क्या करते हैं, शहतूत की पत्तियाँ खाने के बाद अपना आकार काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्यूपा अवस्था में बदल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। सबसे पहले जो मादा रेशम कीट है इसने क्या किए, कई सारे अंडे दे रखे हैं। इसके बाद जो बी डायग्राम है इसमें देखिए ये शहतूत की पत्तियां हैं जिसपे ये कैटरपिलर या जिन्हें लार्वा कहा जाता है। लार्वा या कैटरपिलर किसे कहते हैं, अंडों की फूटने के बाद इनसे जो कीड़े की जैसी संरचना निकलती है उसे कैटरपिलर या लार्वा कहते हैं। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये शहतूत का पेड़ है। इस साइड में ये शहतूत की पत्ती आपको दिखाई दे रही है। देखिए जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे शहतूत की पत्ती है और ये हैं कोकून्स, यानी प्यूपा के बाद जो कीट होता है वो विकसित होना शुरू होता है और अपने चारों ओर प्रोटीन के जो फाइबर्स बनाने लग जाता है और इस तरह की स्टेज प्राप्त कर लेता है। ये कोकून स्टेज होती है। कोकून से क्या किया जाता है, रेशम प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसमें आगे यहाँ पे कैटरपिलर जो होते हैं 20-25 दिन तक शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं। उसके बाद कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। यानी लार्वा क्या करेंगे, शहतूत की पत्तियों को खा लेंगे, 20-25 दिन तक वो खाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो बांस की ट्रे जो होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, उन चैम्बर में चले जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं, सिकोड़ना शुरू कर देते हैं।
इसके लिए ट्रे में छोटी रैंक या टहनियाँ रख दी जाती है जिसमें कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। कोकून ये जो बाहरी पूरा जो गोलाकार संरचना होती है इसको कोकून बोलते हैं और इसके अंदर विकसित होता है प्यूपा। अब देखिए रेशम का संसाधन कैसे होता है। रेशम जो है, रेशम का जो फाइबर है यानी इसका जो तंतु है, इसे प्राप्त करने के लिए कोकून की जो बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकून की आवश्यकता होती है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकून को धूप में रख दिया जाता है। क्या करते हैं, देखो आपको जो मैंने रेशम कीट का जीवन चक्र बताया था कि जैसे वयस्क जो फीमेल होती है वो खूब सारे अंडे देगी, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा क्या करता है, शहतूत के पत्तों को खाता है, उसके बाद वो प्यूपा में बदल जाता है और चारों तरफ जो आवरण बना लेता है, ये कोकून बनता है। अब कोकून के अंदर जो कीट होता है वो विकसित होता है यानी मैच्योर होने लग जाता है। अगर इसको कोकून को और नुकसान नहीं पहुंचाया जाए तो इस कोकून से बाद में वयस्क जो रेशम का कीट होता है अडल्ट रेशम कीट बन जाता है। लेकिन रेशम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो कोकून स्टेज होती है इसी में ही कोकून को या तो क्या करते हैं धूप में रख देते हैं या फिर गर्म उबलते हुए पानी के अंदर या फिर भाप के अंदर इनको रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर जो कीट होता है वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इस प्रक्रम में रेशम का जो फाइबर है वो पृथक हो जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उसे धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। आप लोगों को इससे पहले भी मैंने रीलिंग के बारे में बताया था। रीलिंग का मतलब होता है कि जो तंतु होते हैं, तंतु से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं रीलिंग। ठीक है, रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, रेशम के जो फाइबर होते हैं उनकी कताई होती है जिससे रेशम के धागे बनते हैं और बुनकरों के द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, जो कोकून अवस्था होती है रेशम कीट की, उस कोकून अवस्था से जो है वो रेशम किस तरह से प्राप्त किया जाता है वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पहेली जो है वो पूछ रही है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से होती है। ध्यान रखना, कताई और बुनाई की अगर हम प्रक्रिया की बात करें, बुनाई का मतलब होता है जो धागा होता है उससे कपड़ा बनने की प्रक्रिया। कपड़ा बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग सब में समान होती है। धागा जो अवस्था होती है वो बनने के बाद यानी तंतुओं से धागा बनने के बाद वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग सब में समान होती है। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जो रेशम कीट होता है इससे रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका आपको डायग्राम बना के और इसको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम में आप ये डायग्राम बना सकते हैं और इसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है कि जो कोकून स्टेज होती है रेशम के कीट की, उससे किस तरह से जो रेशम का जो फाइबर होता है उसे अलग किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जो खूब सारे कोकून होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, या तो उनको धूप में रखते हैं या गर्म भाप में रखा जाता है या गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में उनको डाल देते हैं, जिससे इनके अंदर जो कीट होता है वो मर जाते हैं। और इसमें क्या होता है फिर जो कीट मरने के बाद इसमें से जो प्रोटीन के जो फाइबर बने होते हैं, जो रेशम ही होता है, इससे क्या किया जाता है, रेशम बनाया जाता है। अब देखिए हम अगर बात करें रेशम की स्टोरी की बात करें तो रेशम जो है वो मोस्टली, ध्यान रखना, चीन का उत्पाद माना गया है कि सर्वप्रथम चीनी जो लोग थे उन्होंने ही रेशम के बारे में क्या किया था, बताया था, और उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, रेशम के कीट के बारे में बताया था, पता किया था, रेशम बनाया था। अगर हम रेशम की स्टोरी की बात करें तो चीन में ऐसा माना जाता है कि चीन के अंदर क्या था कि कोई और वहाँ का कोई व्यक्ति था जिसके यहाँ पे और जो शहतूत के पेड़ थे उनकी पत्तियाँ नष्ट हो रही थी। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को कहा कि भाई पता करो कि ये जो शहतूत है इसकी पत्तियाँ ख़त्म कैसे हो रही हैं, नष्ट कैसे हो रही हैं। तो पता चला कि कुछ लार्वा हैं जो कि क्या करते हैं, इनके पत्तों को खा जाते हैं और उसके बाद वो किस में बदल जाते हैं, उसके बाद वो गोलाकार संरचना में बदल जाते हैं।
उसके बाद इत्तेफाक से वो जो कोकून अवस्था थी वो उस व्यक्ति की चाय में गिर गई, और उसने जैसे ही उस गुच्छे को उठाया तो उस कोकून से पतला जो लिक्विड था वो पतली धागेनुमा संरचना में नीचे की तरफ गिरा, और जैसे ही वो लिक्विड नीचे गिरा हवा के संपर्क में आने से वो रेशम में बदल गया। इस तरह से जो है वो रेशम की शुरुआत हुई। उसके बाद जो यात्री हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने यात्रा की वहाँ की, और इसके जो बनाने की प्रक्रिया है ये हर जगह पे विकसित हुई। आज भी जो व्यापारियों ने जो यात्रा की थी जो रास्ता है उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। आज भी सिल्क रूट कहते हैं उसे। तो आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन आपका है कि रेशम जो है वो किस तरह से प्राप्त किया जाता है, उसका डायग्राम बना के आपको उसको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।